हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन दूसरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की रिक्रूटमेंट के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अपडेट आया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अलग अलग पोस्ट पे टोटल 100 वैकेंसी लेकर आया। हमारा जो डिस्कशन है वो लिमिटेड है ये ग्रीन हाईलाइटेड पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। तो जो अपडेट है वो ये है कि जो अलग अलग डिसिप्लिन पे आपकी रिक्रूटमेंट होनी है उसका पहले सिलेबस डिफाइन नहीं कर रखा था, बट अब 1 सितंबर को ये सिलेबस की डिटेल्स आउट हो गई थी। डिटेल में बता दिया गया था कि क्या क्या सिलेबस है। मैं थोड़ा सा डिले हो गया आपके पास ही लाने में वीडियो, बट ठीक है, आगे ना बात करते हैं। अच्छा, इस वैकेंसी के अंदर अगर बात करें थोड़ी सी और एडिशनल इंपॉर्टेंट बातों की, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसमें बीकॉम वाला भी एलिजिबल है, बट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी का तो 55% मार्क्स, और अगर आपने M.Com करके मास्टर्स ऑफ कॉमर्स कर रखी है तो उस केस में मार्क्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपने M.Com कर रखे है तो भी आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है तो भी आप एलिजिबल है। सर, यहाँ पे हमें थोड़ी डाउट आ रहा है, हम B.Com के बच्चे हैं, हमने सिर्फ B.Com कर रखे है, क्या हमें इस एग्जाम को देना चाहिए? तो आंसर तो है यस। आंसर क्यों यस है? क्योंकि चाहे जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, M.Com कर रखी हो, बट जो डिफाइन करेगा आपके नेक्स्ट क्या कहता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन, वो नेक्स्ट 45 डेज की प्रिपरेशन ही करेंगी। ठीक है जी। काफी ज्यादा जो पहले पढ़ चुके हैं, जिनको चीजें याद नहीं है, जो कवर अप नहीं कर पाएंगे, जो रिवाइज नहीं करेंगे, वो एग्जाम नहीं निकाल सकते ना। छोटी छोटी बातों पे गलतियां हो जाती है। तो नेक्स्ट 45 डेज अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी। बात करेंगे इमोल्यूमेंट्स की तो 88,000 पर मंथ मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 14 सितंबर लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट को फिल करने का। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी। ये एग्जाम लेगी IBPS। पहले के एग्जामिनेशन जिसने भी लिया उसको भूल जाओ, अब ऑर्गेनाइजेशन है IBPS। IBPS जो एग्जाम दे रही है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, आपका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल्ड है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, तो टाइम थोड़ा सा कम है। इसलिए मैं इससे पहले आपके सामने एक क्या कहते हैं सिलेबस की वीडियो लेके आ चुका था कि भाई सिलेबस तो बता नहीं रहे, एग्जाम होने वाला है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, तो अपना क्या कहते हैं सोच समझ के जो सिलेबस हो सकता है मैंने वो बताया था। बट अब एक्चुअल सिलेबस इन्होंने बता दिया तो हम उसी को प्रिपेयर करेंगे। चलो, ये आपके सामने आ गया अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सिलेबस। बात करें तो काफी कुछ मैच करता है, बट काफी कुछ अलग भी है। बेसिक्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रेशियो। बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में आपको क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की बुक NCERT पढ़नी है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे 2-3 बातें लिखी है, बट कैश फ्लो भी पढ़ना है, शेड्यूल 3 भी करना है, वो सारी बातें आपको बढ़ कराएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी करना है। आगे बात करें जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग के बारे में, तो जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग में आपको इंश्योरेंस की जो प्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेशंस के अंदर की IRDAI रेगुलेशंस बताती है कि भाई हाँ इसकी बैलेंस शीट ऐसे प्रिपेयर होगी। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के फॉर्म की तो वो फॉर्म BS है, ऐसी रेवेन्यू अकाउंट बनता है, वो फॉर्म RA होता है, तो वो सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग से पहले आपको इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो अगर आप मेरी एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में बेसिक लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है उसके ऊपर 3 लेक्चर है। ये बेसिक्स है, इंश्योरेंस को समझने से पहले आपको 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। बात करें इनकम टैक्स की, तो अब क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है तो इनकम टैक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में भी लेक्चर्स मेरी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। GST इनकम टैक्स काफी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट रिवीजन एंड MCQs करने अभी भी जरूरी है। अगर बात करें एक मिसलेनियस टॉपिक की, तो वो है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आज के टाइम पे पेमेंट एंड कलेक्शन कैसे हो रही है। आगे बात करेंगे कंपनी लॉ की। अब कंपनी लॉ के अंदर क्या सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है कि सारे तो नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में जाके। एक यहाँ पर बात थोड़ी सी बहुत अलग है, थोड़ी सी क्या मैं कहूँगा बहुत अलग है। इन्होंने लिख दिया IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर तो बात बहुत ज्यादा वाइड होगी। कितना IFRS पढ़े, कितने सारे IFRS है, तो इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब लिखा हुआ तो भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो IFRS की जगह पहली बात तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 95% सिमिलर है हमारे लिए। इंड AS इंपॉर्टेंट है, लिखा तो देखो IFRS है, बट कोई सेंस नहीं बनता ना, यहाँ पर तो इंड AS ही लगते हैं। तो इंड AS को हम पढ़ेंगे, जो जो डिफरेंस है IFRS से उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आपका IFRS भी प्रिपेयर हो गया एक तरह से। तो हम इंड AS को पढ़ेंगे। अब इंड AS को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, डिटेल्ड लेक्चर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं IFRS को पूरा पढ़ने की बात करूं, इंड AS को पूरा पढ़ने की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ लग जाएंगे। इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। इसको क्रिस्प फॉर्मेट में करा जाएगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे और MCQs दिए जाएंगे। स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए कंटेंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है जी।
आगे देखते हैं एक बार आपके सामने सिलेबस फिर से। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या करना है आपको, जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग में आपको क्या क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आपको समझ के जाना है। अच्छा, ये जो तरीका है पढ़ने का वो इसी तरीके से रखना। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, अगर आप पढ़ लोगे तो जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग को आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि क्या क्या डिफरेंस है ना। ऐसे जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम IFRS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद इनकम टैक्स और GST को साथ में पढ़ना है। ठीक है, दोनों टैक्सेशन ऐसे समझ में आता है। कंपनी एक्ट को आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पहले करना है पहले कर लो, बाद में कर लो बाद में कर लो, और मिसलेनियस टॉपिक को कभी भी आप उठा सकते हो। बात करेंगे कोर्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगे। आपको पहले क्या पढ़ना है, पहले मैं ये बता रहा हूँ, आपको कंपनीज एक्ट से बात को स्टार्ट करना है। सिर्फ कंपनीज एक्ट में ये चैप्टर पढ़ना है, और कंपनीज एक्ट एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसको आप MCQ से पढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे लेक्चर्स को देखेंगे। कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स मेरी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक सेक्शन के ऊपर MCQs बनाया गया ताकि यहाँ पे कुछ मिस आउट ना हो। तो कंपनी एक्ट के अंदर ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर एडिशन इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी करवाया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपको करना है इनकम टैक्स और GST। कंपनी एक्ट की बात करना है, इनकम टैक्स और GST, और एंड में आप ये तीनों इकट्ठे उठा सकते हैं। पहले आप बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, फिर आप जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग करेंगे, फिर IFRS करेंगे। जो कोर्स की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो हम पूरा कोशिश करेंगे 10th या 14th ऑफ सितंबर तक, जब तक आपका लास्ट डेट है फाइलिंग का, नोटिफिकेशन का, उस दिन तक IFRS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के बाकी सारा कंटेंट अपलोड हो जाए। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे धीरे धीरे कितना इंपॉर्टेंट है कितना रेलिवेंट है वो देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, वो करवाए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 24 वैकेंसीज है, कहीं से भी नंबर कम नहीं है, आप इस एग्जाम को जरूर दें, और नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी बड़े बड़े एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम को क्रैक किए और बैंकिंग के एग्जाम भी क्रैक किए। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ही है। आपको इंश्योरेंस के अंदर भी गाइडेंस मिलेगी, मतलब इंश्योरेंस नहीं, इंटरव्यू के अंदर। चलो, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।